दोस्तों वेलकम बैक टू आपका लाइव आंसर डिस्कशन डे 2। आपका पहले दिन ये टॉपिक हो चुका था। दूसरा टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री का बाकी है। मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी अंटिल द प्रेजेंट सिग्निफिकेंट इवेंट्स, पर्सनालिटीज़ एंड इशू। देखो, इवेंट्स की जहाँ भी बात होगी आप हमेशा बैटल्स की याद करोगे। मॉडर्न हिस्ट्री में आप हमेशा मूवमेंट्स की याद करोगे, कौन कौन सी मूवमेंट्स हुई थी, और इसके अलावा आप इम्पॉर्टेंट ऐसे सेशंस जो हुए थे, ठीक है, उनको याद करोगे। पर्सनालिटीज़ में आप फ्रीडम फाइटर्स जो हैं, ठीक है, उनको याद करोगे, प्लस जो आपके लीडर्स रहे हैं, पॉलिटिकल लीडर्स, प्लस इसके अलावा जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल रहे हैं, ठीक है। इश्यूज़ की बात करोगे 18th सेंचुरी में, तो इश्यूज़ में आप सोशल और इकोनॉमिक इश्यूज़ जो है वो पढ़ सकते हो, ठीक है। जैसे सोशल एविल्स हैं, सती प्रथा है, ठीक है। इसके अलावा विडो रिमैरिज पर मतलब अपोजिशन है। गर्ल एजुकेशन को प्रमोट नहीं किया जा रहा। इकोनॉमिक में आप इश्यूज़ में एग्रीकल्चर से रिलेटेड, स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज से रिलेटेड, ठीक है। इसके बाद पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन की बात कर सकते हैं कि पीजेंट मूवमेंट जो है लोकलाइज थे। मॉडरेट्स जो है उनका अप्रोच जो है बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल था और वो भी ऑल इंडिया अप्रोच नहीं करना चाहते थे, ठीक है। और इसके पहले कुछ मॉडरेट जो थे वो अर्बन एलिट्स को सर्व कर रहे थे, ठीक है। तो इस तरह से आप बातें कर सकते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन के फॉर्म में समझते हैं कि इस पे ऊपर क्वेश्चन आएगा तो कैसे लिखना है, ठीक है। तो हाउ फॉर वॉज द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन इंग्लैंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड कॉटेज, ठीक है। तो कीवर्ड क्या दिख गया, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन इंग्लैंड रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज इन इंडिया। तो सबसे पहले क्या देखना है, टॉपिक क्या है, वो है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन इंग्लैंड। तो जैसे ही टॉपिक पता चल गया, इससे इसी के ऊपर इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन लिखने के लिए बेस्ट होगा कि आप एक्सप्लेन करो कि व्हाट वाज इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन इंग्लैंड। तो ये बोल सकते हो कि मतलब प्रोडक्शन जो है वो मैनुअल से शिफ्ट कर गया मशीन बेस्ड, ठीक है। दैट इज़ द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, मशीन बेस्ड मास प्रोडक्शन की ओर, ठीक है। दैट वाज द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। अब इसका इम्पैक्ट पूछा है इंडियन स्मॉल हैंडीक्राफ्ट एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज पे, ठीक है। तो इंडियन हैंडीक्राफ्ट और कॉटेज इंडस्ट्रीज जो हैं इनकी बात करो, ठीक है। अगर आप इनकी बात करेंगे तो इसमें आपको क्या है कि ऑल्दो ये GS1 का पेपर है, बट आई वुड से कि यू शुड अप्लाई द GS3 पेपर का एग्रीकल्चर वाला अप्रोच। वाई एग्रीकल्चर का अप्रोच? क्योंकि ये क्या है, प्राइमरी सेक्टर है, और ये सवाल किसके लिए पूछ रहा है, सेकेंडरी सेक्टर के लिए। तो एट द एंड ऑफ द डे इकोनॉमिक ही वो सारी चीज़ें पूछ रहा है। तो इसमें अप्रोच क्या लगता है एग्रीकल्चर में, वी हैव ऑलवेज टॉक्ड अबाउट, इसके बारे में हमने बात की है, सप्लाई चेन अप्रोच। तो यहाँ पे भी जो इम्पैक्ट है उसको सप्लाई चेन में तोड़ लीजिए। रॉ मटेरियल्स, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, और इसके अलावा रॉ मटेरियल हो गया, प्रोडक्शन हो गया, कंजम्पशन से पहले यू शुड मेंशन ट्रांसपोर्टेशन एक बार हो गया,
तब जाके कंजम्पशन होगा, और कंजम्पशन एक बार होगा तो उससे कुछ प्रॉफिट जनरेट होगा। वो प्रॉफिट जो है वापस से कैपिटल रिकवरी जो है वो इन्वेस्टमेंट होगा उसका, वापस से प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। एक एक करके स्टार्ट करते हैं अगर इसको, तो रॉ मटेरियल में क्या इशू आ रहा होगा? रॉ मटेरियल में इशू ये आ रहा होगा कि इंडियंस जो हैं दे वेयर फोर्स्ड टू डिस्ट्रेस सेलिंग ऑफ देयर कॉटन, ठीक है, रॉ कॉटन को एक्सपोर्ट करने के लिए वो फोर्स किया जा रहा था। इसकी वजह से डोमेस्टिक कॉटन जो है, कॉटन सप्लाई बहुत कम हो गई, और ये कम होने की वजह से फॉर लोकल वीवर्स एंड हैंडलूम्स, इसके लिए क्या हो गया? अनअफोर्डेबल कॉटन जो है वो अनअफोर्डेबल हो गया। सो दैट वाज वन ऑफ द इशू। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं प्रोडक्शन की। प्रोडक्शन की जैसे ही बात करते हैं, ऑलवेज रिमेंबर कि वहाँ पे मशीन बेस्ड गुड्स थे जो कि मास मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे। इसका मतलब क्वांटिटी क्या हो गई? अचानक से बढ़ गई। क्वांटिटी बढ़ गई तो कॉस्ट जो है वो घट गया। कॉस्ट घट गया तो उनका एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो बहुत बढ़ गई, और इंपीरियल ट्रेड पॉलिसी का यूज़ करके क्या किया गया था कि ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स करा रहे थे इंडिया को फिनिश्ड टेक्सटाइल्स, ठीक है, टेक्सटाइल्स। और इंडिया के जो फिनिश्ड कैलिकोस और मुस्लिन सिल्क क्लॉथ्स थे, तो इसके ऊपर क्या किया इन्होंने? ड्यूटी लगा दी। इसके ऊपर 63% और इसके ऊपर 37%। ठीक है, इतनी ज़्यादा ड्यूटीज़ लगा दी। ठीक है, ये इंपीरियल ट्रेड पॉलिसी थी। इसकी वजह से प्रोडक्शन जो है बहुत ज़्यादा, लोकल प्रोडक्शन जो है वो डिक्लाइन हो गया। जब ये लोकल प्रोडक्शन डिक्लाइन हो गया तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा? लोकल प्रोडक्शन डिक्लाइन होने का इसका इम्पैक्ट एक सिंपल सा पड़ा कि आपकी जो है एग्रीकल्चर की ओर इन्होंने माइग्रेशन किया। जो हैंडीक्राफ्ट वर्कर्स हैं प्लस वीवर्स हैं, ठीक है, ये ओवरबर्डन हो गया। ठीक है, रॉ मटेरियल्स और इम्पैक्ट हो गए। ठीक है, तो आप इस तरह से सोच सकते हो। इस तरह से अगर आप सोच सकते हो देन यू आर इन द राइट पोजीशन। अब ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन में रेलवेज़ आ गई। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में बात करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन में रेलवेज़ आ गई। ठीक है, इसके बाद उनके पास शिप्स थी, बड़ी बड़ी कंटेनर्स थे, उसके थ्रू काफ़ी तेज़ी से ट्रांसपोर्टेशन किया। ठीक है, इसके बाद नेशनल मार्केट का यूज़ करके इंडिया को जो है वो रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट हब बनाया। राइट, ये सारी चीज़ें की कंजम्पशन के लिए उसको पहले तो उसका कॉस्ट कम था। दूसरा, जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ा, अर्बन मार्केट जो है वो शिफ्ट हुई लोअर कॉस्ट प्रोडक्ट्स की तरफ, जहाँ पे मशीन गुड्स जो हैं वो और तेज़ी से बिकने लगे। टेक्सटाइल्स कंजम्पशन में। ठीक है, और कैपिटल रिकवरी इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब क्या हुआ कि जो पैसा आया, ठीक है, यूज्ड टू फाइनेंस, ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को और तेज़ी से बढ़ाया इसने। ठीक है, और प्रोडक्शन बढ़ा तो
और एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ी तो फुल इकोनॉमिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया इंडिया का। ठीक है, ब्रिटिश एक इकोनॉमिस्ट हैं, वो क्लियरली कहते हैं कि नियरली 13% से ज़्यादा वर्कफोर्स जो है वो शिफ्ट हो गई किसकी तरफ, एग्रीकल्चर की तरफ, बिटवीन दीज 100 ईयर्स। ये जो आपका 1800 से 1900 का टाइम है, ठीक है, ये शिफ्ट हुई है। तो आपका एक बात तो क्लियर है कि ये सप्लाई चेन अप्रोच काम करता है। वापस से देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। रॉ मटेरियल्स, प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, कंजम्पशन और कैपिटल रिकवरी, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप जो डिस्क्रिप्शन लिंक में है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरह आपको अगर डिस्कशन देखने हैं तो प्लीज़ डू कमेंट। I will bring up very similar questions on the next theme. Till then, all the best. Take care. Enjoy.